अब अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं। देखिए, कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था, कोविड से पहले की अर्थव्यवस्था और कोविड के समय की एक बड़ा ज़बरदस्त एक ग्रोथ देखा गया और दुनिया भर की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने भारत को एक सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया। लेकिन आज ही आरबीआई के आंकड़े आए, उन्होंने 6.9 से जीडीपी ग्रोथ घटाकर 6.6 कर दी है। बड़ी चुनौती है, अर्थव्यवस्था ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से आगे का रास्ता तय करना है। क्या रोड मैप होने वाला है? ये दुर्भाग्य की बात है कि कोविड भी हमारे समय में आया है और ये वेस्ट एशिया क्राइसिस, यूक्रेन लड़ाई, सब ये मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। उस जमाने में जब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का हमारा साथ कोई आर्थिक कोई तालमेल भी नहीं था, कोई संबंध भी नहीं था ज़्यादा कुछ, तब भी नेहरू जी कहते थे कि अगर वहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया लड़ाई है तो उसका असर होता है यहाँ। अभी तो ग्लोबल विलेज का तरफ से सारा दुनिया कनेक्टेड है। जब यूक्रेन लड़ाई हुआ, गाज़ा में इजराइल का साथ जब गतिविधि हुआ, फिर ये पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका का साथ जो लड़ाई हुई, उससे बहुत प्रभाव इसलिए हुआ कि हमारा 80% तेल और जो गैस है वो तो वहीं से आते हैं। वो हमारा गलती से नहीं, लेकिन किसी और का पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी राष्ट्रों में जो भी गतिविधि होता है तो उसका असर तो होता ही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद हो जाने से सीधा सीधा हमारा ऑयल इंपोर्ट पे नुकसान हुआ है, तो उसका तो प्रभाव होगा ही। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब कोई आपातकालीन होता है, चाहे घर के अंदर या बाहर कोई लड़ाई होता है, कोई क्राइसिस होता है, उस समय देश को एक साथ खड़ा होना होता है। उसमें भी विपक्ष राजनीति करते हैं। तो चाहे यूक्रेन का लड़ाई हो, यूक्रेन रशिया के बीच में हो, चाहे इजराइल गाज़ा हिजबुल्लाह में और हमास के बीच में जो वहाँ संघर्ष हुए हैं, या जो ईरान के साथ में अमेरिका और इजराइल का हुआ, वो सारा कुल मिलाकर के आप कोविड का जो पूरे दुनिया के ऊपर में जो प्रभाव हुआ, कोविड को भी देखेंगे तो उससे बड़ा नुकसान तो हुआ है। लेकिन उस परिस्थिति में भी मोदी जी ने देश को बाहर निकल के आया है, मुश्किल के हालात में अच्छा से मैनेज किया, वो दुनिया मानते हैं। आज के दिन में आप देखिए पूरे दुनिया में और हमारे से जो पड़ोसी राष्ट्रों में देखो, पड़ोसी जितना भी देश है, सबका पेट्रोल, डीजल, तेल का दाम कम से कम 30%, 40%, 50% बढ़ा हुआ है। जितने भी आसपास का जितने भी कंट्री का आप देख लीजिए डेटा, सबका पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम 30, 40, 50, किसी देश में 100% का दाम में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी, जहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार, भारत ही एक ऐसा देश है जिसका मुश्किल से 5% दाम बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने कितना अच्छा से मेंटेन किया है। और जो तेल और गैस का सप्लाई वहाँ बंद हो जाने से हरमुज में जो बोझ आम आदमी को लगना था, वो भी सरकार ने अपने ऊपर लिया। 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में कम किया, उसका लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा असर हुआ है, उसका नुकसान हुआ है सरकार का टैक्स कलेक्शन में, खजाना में। तो इतना बड़ा बोझ सरकार ने उठाया है, तो ये सब वास्तविकता देखना पड़ेगा। अब कांग्रेस और कुछ लोग इसको जबरदस्ती बोलता है कि दाम बढ़ाया, तो बाकी लोगों में इतना दाम बढ़ाया। तो रिजिजू जी, राहुल गांधी का एक बयान कल हमने देखा, वो कह रहे हैं कि देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है और इस मामले में अब युवाओं को आगे आना चाहिए। कोई इमरजेंसी नहीं लगाया देश में, एक ही बार इमरजेंसी लगाया कांग्रेस पार्टी ने। मोदी जी के नेतृत्व में कोई इमरजेंसी नहीं है, अच्छा से देश को चलाने के लिए पूरे लगे हुए हैं। जैसे मैंने बताया, इतना हमारा 80% तेल गैस जहाँ से आता है वहाँ ब्लॉकेट करने के बावजूद भी लोगों को सिर्फ 5% लगभग का दाम बढ़ोतरी हुआ है तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस में, और अच्छा से देश को मेंटेन कर चल रहा है। ये हमारा गलती नहीं है, इतना बड़ा क्राइसिस है, तो ऐसे में तो कम से कम एक साथ खड़ा होना चाहिए ना। अगर कोई क्राइसिस नहीं है दुनिया में, फिर भी सरकार विफल होता है, तो सरकार को क्रिटिसाइज जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो। अभी आरबीआई ने आर्थिक आंकड़ों में जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम कर दी। तो क्या राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं या आप उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं?
राहुल गांधी को आप समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा बात करते हैं जो देश को नुकसान होगा। अंडमान निकोबार में हमारा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट लगाना है, वहाँ जाके वो बंद करता है ताकि वो हमारे दुश्मन देशों को फ़ायदा हो। जब डेमोक्रेसी के लिए दुनिया भर में भारत का गुण गाया जाता है तो फिर राहुल गांधी विदेश में जा कर के कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी मर चुका है। तो कांग्रेस जीतने से डेमोक्रेसी जिंदा रहता है क्या? कांग्रेस तो भारत नहीं है, कांग्रेस डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो कांग्रेस बार बार हारने से लोकतंत्र कैसे खतरे में है? तो ये सारा चीज़ आप देखेंगे और आप गौर कीजिए, राहुल गांधी जैसे व्यवहार करता है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरली दिखेगा कि देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव राहुल गांधी जी और उसका जो इकोसिस्टम है वो लगातार कर रहे हैं और उसको प्रमोट करता है विदेशों में जो भारत विरोधी ताकतें। लेकिन आप जब वो बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप उनको देश विरोधी टैग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भारत में जो भी अच्छा चीज़ है उसको वो बोलेगा नहीं, सिर्फ विदेश में जा कर के भारत को गाली देगा। तो आप क्या बोलना चाहिए? शाबाशी देना चाहिए क्या? अगर वो जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, अगर वो खालिस्तानियों से मिलते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं, तो हम उसको तो तारीफ तो नहीं कर सकते ना। नेता प्रतिपक्ष है, उनके खानदान को पूरा देश ने इतना सम्मान दिया है, 3 प्रधानमंत्री बनाया, आज भी उसका सिक्योरिटी, सारा घर सब सरकारी पैसे से चलते हैं। जी, एक सवाल लूँगा। एक दिन के अंदर 2 बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बयान आए। पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आया और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया और दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश की बहुत तारीफ की। क्या भारत ऐसी पोजीशन पर आके खड़ा हो गया है जहां पर वो 2 ध्रुवीय व्यवस्था के बीच एक खुद बहुत बड़ा ध्रुव बन के उभरा है, जिसको कह सकते हैं धुरी का जो केंद्र बिंदु है वो बन गया है और यहाँ से गेम बदल सकता है कुछ? ना, मैं विदेश पॉलिसी पे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये नीतिगत विदेश मंत्रालय का मामला है। मैं इसे इतना ही कहूँगा कि पहले हम लोग जब विदेश जाते थे या जितना भी हम सुनते थे, भारत को लोग मजाक उड़ाते थे उस ज़माने में कि ये यहाँ सांप सपेरों का देश है और भारत सिर्फ कटोरे लेकर के मांगने के लिए आते हैं। आज तो भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र बन करके खड़ा हो चुका है। अब यहाँ से अगले फेज आगे ले जाने के लिए जो रिफॉर्म्स मोदी जी ने लाए हैं, वो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो चल दिया वो रुकने वाला तो है नहीं। और अब देश भर में सबको मालूम है कि इस देश में अगर किसी व्यक्ति और किसी नेता में ताकत और दूरदृष्टि जो विचार है, जो देश को, भारत को विकसित बना सकता है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए देश मोदी जी के साथ खड़ा है। विपक्ष लोग कुछ भी बोले, क्योंकि बोलने का आज़ादी है, देश में कोई कुछ भी बोल सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात कही कि भारत के ऊपर अमेरिका बेवजह का दबाव डाल रहा है और भारत झुकने वाला नहीं है। क्या अमेरिका दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर? देखिए, ये सब चीज़ पे मैं तो कोई कमेंट तो नहीं करूँगा क्योंकि नीतिगत ये विदेश मंत्रालय का मामला है। लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी को ना कोई दबा सकता है, ना कोई डरा सकता है और ना मोदी जी को कोई कम आंक करके बात कर सकता है। मोदी जी अपने आप में एक ऐसा नेता है जो लगातार चुन करके मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री जी के रूप में लोगों का चुना हुआ नेता, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर में आज विश्व में सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे जिसको कहते हैं वेल कमांडेड अथॉरिटी जिसका पास है वो नरेंद्र मोदी जी के पास है।